नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। खेल प्रेरी 2025 के अकॉर्डिंग आपदा प्रबंधन के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आज महत्वपूर्ण 55 प्रश्न लेकर आए आपके लिए। सबसे खास बात यह कि कंप्लीट जो चार मुख्य तौर पे जो टॉपिक दे रखे हैं आपदा प्रबंधन के, उन्हीं तथ्यों और टॉपिक के अकॉर्डिंग आज की क्लास में बात करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। एक तो नोटिस करना है इसमें, यानी जेल प्रेरी मोस्टली याद रखना है इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपदा प्रबंधन जो है टॉपिक, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी क्लास की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। और आपको परीक्षा के लास्ट टाइम में फटाफट क्वेश्चन देखना, बहुत जबरदस्त और शानदार अपने क्वेश्चन जो रहे उसके अकॉर्डिंग, यानी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। पहला प्रश्न देखो इसमें, किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटनाएं सामान्य है? कौन से ऐसे राज्य है जहां पर भूस्खलन यानी तो मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र से जमीन का खिसकना या पहाड़ी क्षेत्र से जमीन का धंस कर नीचे आना, ये स्थिति की जो घटनाएं सामान्य स्थिति देखने को मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है, जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे ज्यादा ये घटनाएं कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जम्मू कश्मीर यानी हिमालय का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, कथन ए और कथन आर है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत में पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ठीक है, कथन इसमें से कौन सा सही और ये बात है? देखो, कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आर है, ध्यान रखना, व्याख्या तब होती है जब पहला कथन दूसरे कथन से कहीं न कहीं समायोजित हो, तब उसकी व्याख्या सही होती है, अन्यथा। तो देखो, इसमें तो दे रखी है पश्चिमी तट की तुलना पूर्वी तट चक्रवातों का अधिक प्रभावित है, और दूसरी में पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ठीक है, तो व्यापारिक हवाओं का उल्लेख है, उधर चक्रवात का उल्लेख दिया गया। प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेशों के साथ मिलान करना है आपको, प्राकृतिक आपदाएं उसको प्रदेश के साथ मिलान करना है। तो बाढ़ सबसे ज्यादा आपको कहां देखने की मिलेगी? बाढ़ देखने को आपको सबसे ज्यादा आती है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान जो है उस क्षेत्र में आती है। दूसरी पॉइंट याद रखना है इसमें, भूकंप सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? तो भूकंप आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा कहां पर? झारखंड, उत्तरी ओडिशा के जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपदा पर एक प्रकार की आपदा है भूकंप भी। और नेक्स्ट देखो इसमें, सूखा, सूखा तो मध्यवर्ती भारत है उस क्षेत्र में, राजस्थान और ये मध्यवर्ती भारत है, यहाँ पर अकाल और सूखे की समस्या सबसे ज्यादा होती है। चक्रवात की बात करें तो हिमालय के जो गिरियाड क्षेत्र है उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो इनका मिलान करते हुए आपको इसके आधार पर आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 2 नंबर ऑप्शन इसमें आराम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत के कौन से भाग बाढ़ प्रभावित है, यानी भारत के ऐसे कौन से भाग और सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, इसका आंसर आपको देना है। देखो, पहला प्रश्न इसमें देखो, पहला ट्रांस मैदान 2010, तटीय मैदान, मध्य और निचला मैदान क्षेत्र। तो बाढ़ उस क्षेत्र में आती है जहां गंगा का मैदान क्षेत्र है, और जो निचला और मध्य का क्षेत्र है उसमें बाढ़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% अधिक वर्षा में कमी होने पर क्या स्थिति होती है? तो ऐसी स्थिति में सूखा तो होता है, लेकिन कौन सा सूखा होता है? तो भयंकर सूखा होता है। 51% से अधिक अगर मान लो कि वर्षा कम हुई है, यानी वर्षा का लेवल है वो 50%, 51% से ज्यादा है इसका मतलब, यानी 51% से कम हुई है इसका मतलब सूखा है, 51% से अधिक हुई इसका मतलब सूखा की समस्या सामान्य स्थिति में है। वो प्रॉपर्टी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें? देखो, भू प्रॉपर्टी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाता है? तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या हो जाती है? यानी लार्वा निकलता है, लार्वा की वजह से क्या होता है? आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखी निकलती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो भूकंप हो उसकी तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल। तो किससे करते हैं? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो तरंग भूकंपीय तरंगों का प्रकार नहीं है, वो कौन से तरंग है जो भूकंपीय तरंगों का प्रकार नहीं है? उसमें से आपको ढूंढना है। तो वी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, लेकिन एफ तरंगे नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको अच्छे से पता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा तौर पे आपसे पूछा जाता है। और कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। रामसर संधि संबंधित है
रामसर संधि जो हुई थी वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन देखो, वन संरक्षण है, हरितगृह गैसों की कमी है, आर्द्र भूमि संरक्षण है। तो रामसर ये संधि हुई थी वो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किससे संबंधित है, तो वो है ओजोन परत के अवक्षय, यानी जो लगातार मानो कि ओजोन परत है वो क्षय हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया। भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, वो सन 1985 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहां पर, नागपुर में। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ था, कब प्रभावी हुआ था, ये प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है, भारत का वन्य जीव संस्थान है वो कहां स्थित है, तो वो स्थित है देहरादून में। कहां पर स्थित है, वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, कौन सी रणनीति होती है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो होता है जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है, कौन सा फैला हुआ है, देखो इसमें मानस है, पंचमढ़ी है, अगस्त्य माला है और या फिर नीलगिरी है। कौन सा पूछा है कि बायोस्फीयर है जो 3 राज्यों में फैला हुआ, इसके बारे में आपको जवाब देना, और वो कौन सा है, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण व पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष से स्थापना की गई थी, आराम से पूछा है इसमें, और इसमें आपको याद रखना है ये की गई थी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो वो मिलेगी आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के जो क्षेत्र होते हैं उसमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब से मनाया जाता है, ठीक है, तो कब से मनाया जाता है, तो ये वैसे मनाया जाता है मई 2022 से। ठीक है, और जैव विविधता दिवस कब मनाना है ये आपको कमेंट करना है, कब मनाया जाता है, डेट लिखनी, कौन सी मई की डेट है जिसको, अच्छा मैं ऑप्शन बता दूं, 21 मई, 22 मई, 23 मई या 24 मई, इसमें से कौन सा दिवस, कौन सी मई की डेट है जिस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसका आपको क्या करना है, कमेंट करना है। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको इसमें। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, यानी बहुत ज्यादा अकाल या सूखा पड़ता है राजस्थान में, क्या कारण है, तो कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा का होना। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम में 2005 कब से लागू हुआ था, 1 अगस्त 2007 से लागू हुआ था। यह आपदा प्रबंधन 5 है भारत में, दिसंबर 2005 में लागू हो गया था। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, राजस्थान में वर्तमान की बात करें कौन सी प्राकृतिक आपदा जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है, और वो कौन सी है, सुनामी। क्यों से नहीं है, क्योंकि सुनामी कहाँ आएगी, अपने अंदर समुद्री क्षेत्र है ही नहीं, आसपास में सीमाएं नहीं लगती। बाकी भूकंप, बाढ़ और सूखा की, सूखा तो राजस्थान में हर तीसरे साल आ जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से जिसे जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है, और वो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। इनमें से पूछा, ध्यान रखना, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट वर्तमान में भारत में है। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, मेरे हिसाब से 25 नंबर प्रश्न में सेम बात क्या होगी, वापस से आइए इसमें। ठीक है, देखो, अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से, तो इसमें जैव विविधता हॉट स्पॉट निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार आपको क्या करना है, सेट करते हुए आगे बढ़ना है, यानी घटनाएं दे रखी है, फिर उसको कालक्रम के अनुसार क्या करना, आपको आगे बढ़ते हुए जवाब देना है। सबसे पहले देखो, इसमें प्रोजेक्ट हाथी कब आता है, एक तो देखो प्रोजेक्ट हाथी कब आता है, तो प्रोजेक्ट हाथी आपको पता है कि ये घटना आया था 1992 में। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम कब आता है, ये आता है सन 2002 में आता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1972 के बाद 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। और फिर देखो, अच्छा 4 ही पूछा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कूट का सही उत्तर चयन करते हुए आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो इसमें आसानी से आप देख सकते हो, सबसे पहले यानी कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसमें से? 1972, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। फिर देखो नंबर 3, 4, 1 और 2, कौन सा हो गया? ये ऑप्शन राइट हो गया। रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक होती है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है विलुप्त यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित होती है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, यानी जैव विविधता का जो अधिकतम संकट है वो कौन सा है? ये आपसे पूछा गया। अधिकतम संकट क्या है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश से सबसे ज्यादा, यानी प्राकृतिक निवास लगातार क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, और वनस्पतियों का क्या हो रहा है? लगातार विनाश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश या नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो किया था WG रोजेन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो विशाल सीमा होती है उससे जैव विविधता कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा आपके सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपसे जवाब देना है। और सर्वाधिक पाए जाते हैं शांत घाटी क्षेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सदस्य के रूप में घोषित किया, यानी 2011 से 20 के मध्य जो संयुक्त राष्ट्र का दशक था उसको किस रूप से घोषित किया, किस नाम से? तो वो किया गया था जैव विविधता दशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया था? अंतरशासकीय पैनल, और वो स्थापित हुआ था 1988 में। निम्नलिखित में से आपको उत्तर देना है, वैश्विक तापवर्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें देखो, समुद्र जल का जलस्तर बढ़ता है, हिम नदी का पिघलना होता है, बीमारियों का फैलना है, प्रवाल भित्ति का विरंजन यानी नष्ट होना, मृत होना है। ऑप्शन चारों ही सही है इसका। जलवायु परिवर्तन और भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी जलवायु प्रदूषण से संबंधित? और ये हुआ था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा कारण नहीं है, ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देना है। और कौन सा कारण नहीं है? महाद्वीपों और महासागरों के उष्मन एवं शीतलन, ये कोई ऐसा कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारक है उसमें से आपको ढूंढना है कौन सा कारक है। तो देखो इसमें बिल्कुल, एक तो देखो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन होता है, तेल चालित शौचालितों की संख्या विस्फोटन बिल्कुल है इसमें, तोड़ ददक में वृद्धि, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया इसमें। और बाकी इसमें पूछा देखो प्रमुख कारक नहीं है, अत्यधिक विनोलन, ये सारे कारक है जो क्या करते हैं जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखो, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए और वाक्यांश के आधार पर आपको सही आंसर देना है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। और इसके आधार पर आपको सही आंसर देना है कि कथन और ए और आर वैसे है तो दोनों सही है, और लेकिन स्पष्टीकरण दोनों का ए और आर का सही तरीके से, यानी ए ने आर का स्पष्टीकरण नहीं दिया। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आइस कोर से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास यानी सतत विकास बोलते हैं इसको, सह मतलब नहीं है, धारणीय विकास पूछा है इसमें, और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किसके तहत, यानी कब जोड़ा गया था ये नवीन अध्याय धारणीय विकास का? ये जोड़ा गया था 2011 से 2012 के मध्य। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं SDG। SDG का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य,
और लक्ष्य निर्धारित कितने किए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए। और उसका 13 नंबर लक्ष्य याद रखना किससे संबंधित है? 13 नंबर लक्ष्य, यानी इसमें 17 गोल है और 13 नंबर जो गोल या लक्ष्य है वो है जलवायु परिवर्तन से। 100% याद रखना, क्वेश्चन छपेगा यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन किस कारण होता है? तो कारण होता है, देखो इसमें ग्रीन हाउस गैसों और ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, चारों कारण, तीनों कारण सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित होता है? ये आपसे पूछा गया है, तो वो है प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट है और उसका प्रयोग करते हुए आपको आंसर देना है। ए और आर दोनों सही है और ए आर सही स्पष्टीकरण आर एक का कर रहा है, तो बिल्कुल कथन दोनों सही है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। आपको सही उत्तर का इसमें से क्या करना है? चयन करना और आंसर देना है इसमें, ठीक है। अच्छा, सही वाला आंसर देना है इसमें, ये पूछा है। देखो, एक तो वन संरक्षण अधिनियम आता है। वन संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा गया है कि ये वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दे रखा है इसमें, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1900, ये इसका डी का आधा ऊपर आ गया, ठीक है। देखो, तो इधर वर्ष आगे और ये अधिनियम है। 1980 सही है, पर्यावरण संरक्षण 1986 सही है, वायु प्रदूषण 1981, यानी द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है, यानी जल प्रदूषण नियंत्रण है 1974। तो सभी सही है, ध्यान रखना सभी क्या इसमें सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। और इसमें देखो सुमेलित नहीं है, जैव विविधता अधिनियम ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये 2000 में नहीं आया था, ये आया था 2002 में। नेक्स्ट देखो, लिखा निम्नलिखित घटनाओं का उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही उत्तर का आपको आंसर देना है। एक तो देखो कालक्रम के अनुसार क्या करना है, सेट करना है और उसके आधार पर आपको आंसर देना है। एक तो देखो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने पहले ही पढ़ा था, कब आया था? 1972 में आया था, 1972। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में आता है। हाथी प्रोजेक्ट कब आता है? 1992 में आता है। और जैव विविधता 2002 में आती है, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट कब आता है? 1992 और 2002। ये महत्वपूर्ण, तो इनको आपको सुमेलित करते हुए आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं यहां से बताऊं तो इसमें आ जाएगा अपने 72, 73, 1, 3, 4, 2, डी, दो ऑप्शन सही है। संकटग्रस्त प्राणियों की अधिसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? यानी रेड डाटा बुक जारी कौन सी संस्था करती है? तो ये संस्था करती है अपने IUCN। नेक्स्ट देखो, वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली माना जाता है? कौन सा ईंधन माना जाता है इको फ्रेंडली? वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG गैस है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करते हुए आपको आंसर देना है इसमें से, ठीक है। एक तो रियो सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, 1992 में सम्मेलन हुआ था। बटलैंड आयोग है, रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया था इन्होंने? तो इनकी रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1983 में। फिर देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था और ये याद रखना है 1987 में हुआ था। जबकि ये लागू कब हुई थी? तो लागू हुई थी 1989 में, ठीक है। और द लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट से वृद्धि, ये 1972 की बात है। और पूछा क्या है, इसके ऑप्शन और भी है क्या आगे? हाँ, ऑप्शन इसमें दिए कौन सी घटना इसमें सम्मिलित करना है, तो आप आसानी से देख सकते हो 72 यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है।
कौन सा सुमेलित नहीं है 51 नंबर प्रश्न में। तो इसमें देखो प्रोटोकॉल है, कर्जन डेटा प्रोटोकॉल है, बायोसेफ्टी है, स्टॉकहोम अनुबंध जैविक प्रदूषक से संबंधित, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का था, ये इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष राजस्थान में सूखा या अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या सबसे कम रही, यानी कौन से वर्ष से सूखा या अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या कम रही, 2022-23 में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस वर्ष अकाल में राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक प्रभावित हुई, सबसे ज्यादा प्रभावित कब हुई थी, तो ये हुई थी 2009-10 में जो अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष राजस्थान में सूखा या अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक रही, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कब रही थी, 2002-3 के समय। ये महत्वपूर्ण आज के आपके लिए 54 प्रश्न थे संपूर्ण आपदा प्रबंधन से संबंधित। आपको कमेंट करना है कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं, और इसके जो मान लो कि जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, आप सर्च भी कर सकते हो POLITICAL और नीचे लाइन खींचना है और जीके लगाना है, सर्च करोगे पॉलिटी स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। क्लास कैसी रही ये जरूर कमेंट करें। सभी साथियों को जय हिंद, बने रहिए जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल से। आज के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।